नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा जो 37वां दिन है, मैं कुछ जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच आता रहता हूँ। हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ सीखते रहते हैं घर बैठ करके, क्योंकि उनको स्कूल ट्यूशन तो अभी बंद है, वो नहीं मिल सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस ही एक मात्र अभी संसाधन है जिसकी सहायता से एक दूसरे से कम्युनिकेट हुआ जा सकता है, इंटरेक्ट हुआ जा सकता है। तो हम लोग बात करते हैं आज के मैं आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो लॉकडाउन के दौरान है गरीबों की सहायता के लिए दी जा रही हैं, क्योंकि बच्चे लेके वृद्ध तक सभी घर में बैठे हुए, सभी रोजगार धंधे बंद हैं, दुकानें बंद हैं। आवश्यकता अनुसार जो चीजें हैं वही खरीदी जा रही हैं, जो आपातकालीन सुविधाएं हैं वही अभी उपलब्ध हैं। डॉक्टर की सुविधा, मेडिसिन के लिए आप बाहर जा सकते हैं, तो सबके लिए पैसे तो चाहिए, भूखे तो नहीं रह सकते खाना खाने के लिए। तो सरकार हर संभव आपको कोशिश कर रही है। तो मैं कुछ योजनाएं के बारे में आपको जानकारी देता हूं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, अभिभावक के पास मोबाइल है तो वो अपने बच्चों को जरूर दिखाएंगे, ताकि बच्चे भी इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनका भी करंट अफेयर्स अपडेट हो सकेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो योजनाएं हैं वो किसान सम्मान निधि योजना है। किसान सम्मान निधि योजना पूरे भारतवर्ष में है, केंद्र सरकार का यह योजना है। इसमें किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसके लिए किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अकाउंट नंबर, आधार नंबर से वो टैग रहता है और अकाउंट में पैसे आते हैं 2-2 हजार करके 3 किस्त में। तो अभी पहला किस्त इस वर्ष का दिया जा रहा है। बहुत सारे किसानों को नहीं भी मिल रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, आशा करें कि वो पैसे आ जाएंगे। तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिया जाता है। यह केंद्र सरकार का योजना। पेंशन बहुत तरह के पेंशन होते हैं। वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना। तो हम वृद्धजन योजना पेंशन योजना की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मास का जो है वो कवर हो जाता है। तो वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार की योजना है। बिहार सरकार के द्वारा 400 रुपया प्रत्येक वृद्ध को, जिसको 60 साल से ऊपर है, उसको दिया जा रहा है। अब दिया जा रहा है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि कहाँ मिल रहा है जी, हमारे दादा दादी हैं उनको मिल ही नहीं रहा है। तो जिन्होंने पूर्व से अप्लाई कर रखा है, जिनका पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो उनको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं जो कि सभी को दिया जा रहा है और नहीं मिल रहा है तो क्लेम करेंगे, ऐसा नहीं है। उनको अप्लाई करना पड़ता है, आधार देना पड़ता है, अकाउंट नंबर देना पड़ता है, तब जाकर के मिलता है। तो वो अभी नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के दौरान अप्लाई भी नहीं हो रहा है। लॉकडाउन से पूर्व की बात है, पहले से ही मिल रहा है। तो अभी जो वृद्धजन पेंशन योजना के धारक हैं उनको 3 महीने की अग्रिम राशि दी जा रही है, अर्थात 3 महीने आगे महीने की जो राशि है वो अभी दी जा रही है, ताकि लॉकडाउन में वो लोग खर्च कर सके, आसानी से रह सकें। तो ये वृद्धजन पेंशन योजना। उसके बाद कोरोना सहायता योजना की बात करें अगर हम, तो कोरोना सहायता योजना क्या योजना है? तो जो बिहार के वासी हैं, जो बिहार के आधार धारक हैं, जो बिहार के खाता धारक हैं, वो अगर लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे हुए हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, तो उनको बिहार सरकार कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए की राशि देती है। इसके लिए आपको कोरोना सहायता ऐप मोबाइल से डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर के 1,000 रुपए की राशि भेजा जा रहा है। खाद्यान्न योजना की बात करें तो राशन कार्डधारी जो हैं उनको पूर्व से जो खाद मिल रहा था, जो अनाज मिल रहे थे, जो गेहूं और चावल दिया जा रहा था, वो तो दिया ही जाएगा। साथ ही 5 किलो प्रति व्यक्ति, 5 किलो प्रति व्यक्ति, एक कार्ड पे 5 आदमी है तो 25 किलो चावल मुफ्त में दिया जाना है, और 1 किलो दाल, एक व्यक्ति को 1 किलो नहीं, एक कार्ड वालों को 1 किलो दाल मुफ्त में दिया जाना है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद बच्चे हैं तो उनको, बच्चों को तो छात्रवृत्ति की राशि विद्यालय के माध्यम से भेजा जा रहा है। मेरा जो एक सॉफ्टवेयर है उस पर सभी बच्चों का डाटा अपलोड है, वो बिहार सरकार पटना से ही भेज रही है आप लोगों के खाते में। उसके बाद एमडीएम की राशि भी दी जा रही है, कि स्कूल बंद है। एमडीएम मतलब मिड डे मील। एमडीएम का मतलब होता है मिड डे मील, इसका याद ध्यान रखेंगे। एमडीएम मिड डे मील। तो मिड डे मील की राशि जो पड़ती है, वो जो सरकार के द्वारा गणनीय होती है, वो राशि उनको भेजी जा रही है। उसके बाद जनधन खाता धारक जो है उनको, महिला खाता धारक, उनको 500 रुपए प्रति महीने 3 महीने तक दिया जाना है। फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस लिए हुए हैं, उज्ज्वला योजना सभी ने, सबको तो वही जो है 800 साढ़े 800 रुपए में जो गैस मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं। उसमें सब्सिडी आता है 240 245 इस तरह से। तो सब्सिडी वाला नहीं, सब्सिडी जो मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उज्ज्वला खाता धारक है उनको पूरी राशि अभी पूर्व में ही दे दी गई है। अब अप्रैल की राशि दे दी जा चुकी है, अब अप्रैल में गैस ले लिए हैं
तो 3 महीने तक दी जाएगी। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट मई में दी जाएगी, तो मई में आप गैस लीजिए। फिर जून में दी जाएंगी, तो जून में लीजिए। अगर आप गैस नहीं लेंगे अप्रैल में और पैसा आपके खाता में आ गया है, तो मई में इसी पैसे से लेना पड़ेगा, आपको दोबारा पैसा नहीं आएगा। हाँ, बात यहाँ यह है कि जितनी भी राशियां हैं सभी के सभी बैंक खाते में आ रहे हैं, जिसके कारण बैंक कर्मचारी पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो व्यक्तिगत दूरी है, उसका मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है। मेरे गांव की बात करें तो गांव में भी 200 लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस कारण बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बात सभी व्यक्ति ध्यान में रखेंगे, जो हमारे बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, वो आसपास में लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके अकाउंट में यदि पैसा आ गया, एसएमएस आता है, एसएमएस मोबाइल में एसएमएस आता है, एसएमएस के माध्यम से आपको पता चल गया कि हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता हो तभी आप बैंक पैसे निकालने के लिए जाएं, अन्यथा बैंकों में भीड़ ना बढ़ाएं। ऐसा मन में बहुत सारे लोगों को मन में ये है कि यदि हम पैसा नहीं निकालेंगे तो सरकार पैसा हमारी ले लेगी। ऐसा नहीं है। गैस के लिए पैसे आए हैं, वो आपकी पैसे हैं। अगर बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ है, अगर आपके घर में पैसा है, तो आप आप घर के पैसे से खरीद लीजिए। आपके अकाउंट का पैसा वापस नहीं जाएगा। अकाउंट में पैसे रहेंगे तो ऊपर से और बैंक 4% ब्याज भी देती है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपका पैसा जो आया हुआ है वो वापस जाने वाला नहीं है। चाहे वो जनधन योजना का हो, चाहे वो पेंशन योजना का हो, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना का हो, उसके लिए आप दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बैंक आपको 825 रुपए देंगे उससे आप गैस खरीदेंगे तो वहां मोदी जी को पता चल जाएगा कि हाँ उसी पैसे से खरीदा। ऐसा नहीं है। उस पैसे पे नाम नहीं लिखा होगा कि ये जनधन योजना और ये उज्ज्वला योजना का है। आप अपने घर के पैसे से, अगर आपके पास पैसे हैं तो ले लें, अगर नहीं है तब तो आप बैंक निश्चित रूप से जाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पैसे निकालें, घर आए। वैसे बैंक से पैसे निकालने के अब तो बहुत सारे तरीके हैं। अब तो बैंक से पैसे निकालिए। देखिए, बैंक में आपको अकाउंट नंबर होता है। अकाउंट नंबर के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो 11 डिजिट का होता है, 14 डिजिट का होता है। हर एक बैंक का अलग अलग होता है। कभी कभी 10 डिजिट का भी होता है किसी बैंक में। IFSC कोड लेकिन 11 डिजिट का होता है, याद रखिएगा। IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो है वो आपको 11 डिजिट का होता है। चाहे किसी भी बैंक में चले जाओ, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, लेकिन उसमें 11 डिजिट का ही होता है। उसमें पैन नंबर, कभी कभी हम ज्यादा राशि की निकासी करते हैं, किसी को भेजना होता है 50,000 रुपए, तो हमें पैन नंबर मांगा जाता है। उसको कहा जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का होता है, ये याद रखिएगा। आप ध्यान नहीं होगा कि पैन नंबर कितना डिजिट का होता है। तो पैन नंबर 10 डिजिट का होता है। इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। आप याद करिएगा, ध्यान से देखिएगा अगर आपके मम्मी पापा के पास पैन नंबर हो तो। उसके बाद अभी तो आप लोगों के लिए डाक विभाग भी तत्पर है कि पैसे के लिए लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, घर पे ही सर्विस दे रही है। IPP, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ये खाता खोलते हैं मोबाइल से ही। एकदम आपका फिंगर लेता है, मोबाइल पर OTP आता है। OTP मोबाइल पर OTP आता है, अर्थात 1 टाइम पासवर्ड आता है। ये 4 डिजिट का होता है या 6 डिजिट का होता है, और वो OTP डालते हैं, आपका खाता खुल जाता है। ये कार्ड दे देते हैं, उस कार्ड के माध्यम से आप राशि की निकासी कहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो CSP है। CSP याद रखिए, जो CSP है वसुधा केंद्र है। इस CSP का होता है कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर सर्विस पॉइंट। कस्टमर सर्विस पॉइंट वाले जो लोग हैं, जिसको कहते हैं खाता वसुधा केंद्र कहते हैं, वसुधा केंद्र कहते हैं। तो वसुधा केंद्र में भी पैसे निकाले जा रहे हैं अंगूठा से, आधार के माध्यम से फिंगरप्रिंट आपका लिया जाता है, उससे पैसे निकलते हैं। उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे दुकान में भी खुल गए हैं, जैसे एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद आपका पे वॉलेट के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे वॉलेट हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से फिनो पेमेंट बैंक बहुत सारा खुला हुआ है। बहुत सारे बैंक का ब्रांच खुले हुए हैं। इससे आपको पैसे निकालने, इसीलिए कोशिश करें कि जहां भीड़ नहीं हो वहीं पैसे निकालें। भीड़ बढ़ा देने से ये कोरोना की जो महामारी है वो बढ़ जाएगी, तो दिखते होंगे। अब तो बिहार के प्रत्येक जिले में मिल रहा है। समस्तीपुर जिला ही एक ऐसा समझिए सौभाग्य जिला है जो अभी तक एक भी पेशेंट नहीं मिला। हमारे बगल दरभंगा में, इधर बेगूसराय में, उधर सहरसा में, सब जगह पेशेंट मिल गया। इसीलिए थोड़ा सा बच के रहे। आगे चलते हैं, हम आधार की बात करते हैं। तो आधार का कोई यार पूरा नाम नहीं होता है, लेकिन आधार जो कंपनी बनाती है उसका नाम है UIDA, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेंगे कि वो कंपनी आधार जनरेट करती है, और आधार नंबर जो होता है वो 12 डिजिट का होता है। आपके पास भी आधार नंबर होगा, बच्चे हैं तब भी होगा, बूढ़े हैं तब भी होगा।
अगर नहीं है तो निश्चित रूप से बना लेना अनिवार्य है। तो आधार 12 नंबर का होता है, ये आप गिन लेंगे आज अभी वीडियो देख करके। उसके बाद जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं 104 पे, पुलिस के लिए 101 पर कॉल करते हैं, तो एम्बुलेंस आती है और हमें बैठा करके सबसे नजदीक के अस्पताल ले जाती है। तो सबसे नजदीक के जो अस्पताल होते हैं उसको कहा जाता है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। और ये जितनी भी सुविधाएं हैं, खास करके मैं देखा हूं कि BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL के अंतर्गत जो है उनको दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि राशन कार्डधारी, जिनको राशन कार्ड के लिए पात्रता तो है लेकिन है नहीं, वो क्या करेंगे, तभी जीविका दीदी के माध्यम से उनको 1000 रुपए भी राशन कार्डधारी को दिया जाना है। दिया जा रहा है। तो जीविका दीदी के माध्यम से फॉर्म को भर करके आधार कार्ड का फोटोकॉपी, अकाउंट नंबर का फोटोकॉपी लगा करके आप जमा कर देंगे तो 3 महीना तक जो मुफ्त मिलने वाली राशन है वो भी मिलेंगे, 1000 रुपए भी मिलेंगे, और अगर आप पात्र हैं तो राशन कार्ड भी आपका बन करके आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब बातें हैं, थोड़ी जानकारियां हैं। तो आप विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के फुल फॉर्म्स के बारे में, CSB कस्टमर सर्विस पॉइंट, OTP क्या होता है जी, आप कहते हैं मोबाइल पर OTP आया था, तो OTP एक कोड होता है ताकि ये पता चलता है कि आपके अकाउंट से या आपके आधार से कोई काम हो रहा है। आप OTP दिए, आप OTP दिए मतलब क्या, आप अपने मोबाइल से OTP देते हैं तो इसका मतलब है कि आप समर्थन में हैं, आप यही काम करवा रहे हैं, ताकि फ्रॉड होने से लोग बच जाता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो योजनाएं हैं, जहां तक मुझे जानकारी थी। अगर कुछ गलती हुई हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, मैं मान लूंगा। ये ध्यान रखेंगे, MDM है तो इसका पूरा नाम मिड डे मील है। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, जरूर अपने बच्चों को मोबाइल देते होंगे, क्या करेंगे, लॉकडाउन में जरूरत है तो अब दें। तो ये सब याद कर लेंगे, ध्यान दे लेंगे, याद रखेंगे, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। इस बात के रूप में आप जानकारी रखें। फिर हम लोग आगे जो भी योजनाएं होंगी, जो भी बातें होंगी लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे कुछ हो जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग जहां तक संभव हो निश्चित रूप से पालन करें, क्योंकि इस कोरोना महामारी से बचने का अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी एक समुचित इलाज की व्यवस्थाएं नहीं हुई है। लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक दूरी, समाज के बीच में दूरी पैदा हो जाती है, तो अब वो नहीं है, उसको आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो निश्चित रूप से हम उससे दूर रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से मास्क लगाएं, मास्क उपलब्ध नहीं है, मास्क उपलब्ध भी है तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं उसी मास्क से मोबाइल को छूते हैं, उसी मास्क से हाथ को छुए रहते हैं, उसी मास्क को लगाए रहते हैं, तो हमको लगता है कि वो आपको बीमारी को फैला सकता है। तो आप गमछा है ना, गमछा को साफ करते हैं, बदल लीजिए, गमछा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क अगर यूज करते हैं तो 8 घंटा हो जाए तो उसको गर्म पानी में उबाल दीजिए, ताकि उसके जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये सब ध्यान रखना है। तो कुछ होमवर्क के लिए अभी आपको क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कि आपको ध्यान है या नहीं है, देखते रहिए। बहुत अधिक समझ नहीं तो ये देखिए, ये आपका होमवर्क है, इसमें कुल 6 प्रश्न हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न दिया हूं, मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूं कि जनधन योजना के अंतर्गत कितनी राशि कितने समय तक दी जाएगी, इसके बारे में जानकारी आपको लिखना है। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसे मिलता है, उसमें क्या है, कितने पैसे मिलते हैं, इसके बारे में बताना है। IFSC के बारे में जानते हैं आप, क्या होता है वो, कहाँ यूज होता है, कितने अंक होते हैं। आप अपने बैंक खाता से पैसे की निकासी कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, बैंक के अलावा कहीं और भी संस्थाएं हैं, संसाधन हैं जहां से आप पैसे की निकासी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। क्या सभी गैस सिलेंडर धारकों को मुफ्त में गैस दिया जा रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं तो ये किसे मिलता है ये बताइए, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। उसके बाद है कोरोना से बचने का एक और एकमात्र उपाय क्या है, ये तो इजी आप जानते ही हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है। तो निश्चित रूप से फिजिकल डिस्टेंसिंग, PHYSICL DISTANCING, फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में आप जान लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का यूज अब कम, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ज्यादा, वैसे दोनों का यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है कि मुझे जो जानकारी है वो आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, अच्छा लगता होगा। आप देखते होंगे वीडियो, निश्चित रूप से मैं देखता हूं, हजारों व्यूज आ रहे हैं ग्रुपों पर, विभिन्न सारे ग्रुपों पर मिला करके। टीचर्स ऑफ बिहार के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चों तक पहुंच रहा है, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के हिसाब से तो पहुंच ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ ये भी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो फिर अगले वीडियो के साथ अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।